ओके हिंदी चाहूँगा, ठीक है ना? मैं मजबूरी है यार। सो कल वाला जो टॉपिक था हमने उसमें कुछ जो जो चीज़ें की वो रिपीट करते हैं। सबसे पहले फोर्स, देन क्या कर सकती हूँ? वो तो ठीक है, देन एनर्जी, और हमने एक टर्म और की, वर्क। ओके, सो अब इन चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि हमने क्लास 9th में भी रिपीट कर लिया था, कल भी रिपीट कर लिया, एक दिन पहले भी रिपीट कर लिया था। सो बस एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, यहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शन वाला लो, वो नहीं भूलना। एंड एक चीज़ और, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट। इसको डिफाइन करना तो कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन मोशन। ये मोमेंटम वाला टर्म भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने मोमेंटम को यूज़ किया था टू डिफाइन फोर्स। फोर्स क्या था? P2 - P1 अपॉन T, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इसको हम मास इनटू एक्सेलरेशन भी बोल सकते थे। ये चीज़ें जो है ये बस एक फार्मूला बेस्ड हो गया, लेकिन हमें मोमेंटम का फार्मूला पता होना चाहिए था, ये हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, एनर्जी पता है, वर्क पता है। एनर्जी दो तरह की होती है, सॉरी दो तरह की एनर्जी हमने पढ़ी थी, एक तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पता है हाँ जी, क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी जो अर्थ ले लेंदी है ते बाद दे देंदी है। एग्जैक्टली। ओके, ये होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो अर्थ की अगर बात करें तो अगर जो अर्थ ले लेती है फिर बाद में वो वापस कर देती है। सो अगर बोले पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो पता है एक ऑब्जेक्ट को बाद में मिलेगी, जिसके कारण वो काम कर पाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जो अभी काम कर सकती है, काइनेटिक एनर्जी है। एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट काम कर सकता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? जो अभी ऑब्जेक्ट को के पास नहीं है लेकिन मिल सकती है। कुछ और एनर्जीज की बात करें? अच्छा, फॉर एग्जांपल ऐसे पोटेंशियल एनर्जी की, जैसे जब एक तीर है हमने स्ट्रेच करके रखा हुआ एक स्ट्रिंग पर, तो वो स्ट्रेच स्ट्रिंग जो है उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है। अभी काम कर सकता है वो कुछ नहीं, लेकिन जब छोड़ेंगे वो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी एंड देन वो काम हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी जो है, ओके, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कुछ और एनर्जीज, हीट एक एनर्जी है। अगर आप लोगों को लगता है कि हीट कुछ काम कर सकता है, एग्जैक्टली एक सिंपल सा सिनारियो उठा लेते हैं। मैंने एक बीकर लिया, इसके अंदर पानी है, नीचे कोल है, कोल को मैंने आग लगाया, उसके कारण पानी गर्म हुआ, स्टीम बनी। स्टीम इस बीकर का एक आउटलेट था, उस आउटलेट में से हमने एक पाइप निकाली। जो स्टीम है वो स्टीम इस पाइप के थ्रू यहाँ पर है, इसको मैंने टरबाइन को रन करने के लिए लगाया और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। सिंपल एज दैट। टरबाइन क्यों रन हुआ? वो घुमा क्यों? क्योंकि स्टीम गई। स्टीम क्यों गई? क्योंकि वहाँ पर जो है हीट हो गई थी। तो टेक्निकली हीट है जिसने टरबाइन को रन किया, इसको घुमाया, इसको एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी दी, इस पर काम किया। तो हीट भी एक एनर्जी है। हीट ने वैसे तो सोच के देखा तो पानी को भी तो स्टीम बना दिया। सो ये भी एक एनर्जी है, ये भी एक वर्क है। सो हीट जो है ये वर्क करता है। नहीं, एग्जाम्पल ट्रेन कैसे चलती है, गाड़ियाँ कैसे चलती है यार, सारी की सारी चीज़ें हीट से तो चलती है। ऑलमोस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हमारे पास, थर्मल पावर प्लांट, हमारा घर तो वहाँ इसके पास ही है, हमें तो पता होना चाहिए कि थर्मल हीट, उससे तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा रही है। सो थर्मल पावर प्लांट्स मतलब हीट वगैरह, और बहुत, खाना कैसे कुक हो रहा है, पानी कैसे उबल रहा है, चाय कैसे बनती है, मैगी कैसे बनती है। सो ये सारी चीज़ें जो है ये हीट के कारण ही हो रहा है। सो हीट इज एनर्जी, ठीक है। और कोई एनर्जी की बात करें, केमिकल एनर्जी भी होती है। केमिकल एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी सब्सटेंस के अंदर स्टोर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोल के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड थी उसको हम केमिकल एनर्जी बोल सकते हैं। वही एनर्जी हीट में पहले कन्वर्ट हुई, हीट से वो काइनेटिक बनी स्टीम की, और स्टीम की काइनेटिक एनर्जी बाद में टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी। सेल के अंदर भी केमिकल एनर्जीज होती हैं जो किसी सब्सटेंस के अंदर स्टोर्ड होती है, उससे निकालें, उसको हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, कोई और एनर्जी? साउंड भी एक एनर्जी है। नाइस। लाइट भी एक एनर्जी है। किसी बच्चों को लगता है कि लाइट काम कर सकती है? बिल्कुल। सोलर पैनल्स, तो लाइट भी काम कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकती है, लाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है। सो सिमिलर। सो लाइट भी एक एनर्जी है, साउंड भी एक एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, पोटेंशियल, काइनेटिक। कुछ और बताओ? न्यूक्लियर एनर्जी,
बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये भी एक बहुत फेमस एनर्जी है, ठीक है। ये आजकल थोड़ा सा वो चेरनोबिल वाला चल रहा है ना सीन, इसलिए मैं बता दिया मैंने। किसी को नहीं पता चेरनोबिल वाला क्या कह रहा हूँ। यूक्रेन रशिया, चलो पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे साइंस पे फोकस करते हैं। सो अगर यहाँ तक क्लियर आपका, नाउ लेट्स मूव टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो मैंने कल वाला कंसेप्ट बताया था। सो कल मैंने एक चीज़ बताई थी, मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 प्लेनेट है, एक अर्थ है, जुपिटर है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और सिमिलर ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रख दिया, सेम मास वाला। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने स्पेस में लेके जाना है और इस ऑब्जेक्ट को स्पेस में लेके जाना है, तो दोनों के केसेस में मुझे अलग अलग काम करना पड़ेगा। सो मान लेते हैं यहाँ पर मुझे 20,000 जॉल काम करना पड़ गया और यहाँ पर जो है मुझे 40,000 जॉल काम करना 60,000 जॉल मुझे काम करना पड़ गया। सो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट की, वो हो जाएगी 0 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी 0। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आपको कि 20,000 पोटेंशियल जॉल नहीं होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, नहीं। हमने स्पेस के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने बोल दिया कि वो तो 0 होगी, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट की ज़मीन पर हमने बोल दिया कि पोटेंशियल -20,000 जॉल है या -60,000। मैं एक लाइन लिखने वाला हूँ एंड दिस लाइन इज द कंक्लूजन ऑफ दिस होल टॉपिक। Lower the potential energy, more it is pulled of an object। एक ऑब्जेक्ट की जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, समझ लो कि उतना ज़्यादा ही उसको पुल किया जा रहा है। मोर इट इज पुल्ड एंड मोर स्टेबल द ऑब्जेक्ट इज। उतना ज़्यादा स्टेबल है, उतना ज़्यादा उसको बाहर निकालना मुश्किल होगा। स्टेबल का मतलब पता क्या होता है? जहाँ पर वो जाना चाहे। अच्छा मुझे ये बता दो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर रहना चाहता है, ज़मीन पर रहना चाहता है। सो अगर ये ज़मीन तक जाना चाहता है तो वहाँ पर लोअर पोटेंशियल होगा, गारंटीड है, और यहाँ पर जो है ज़्यादा पोटेंशियल होगा। सो वो हमेशा चीज़ें हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाना चाहती होती है। वो अपनी सबसे लोएस्ट एनर्जी रखना चाहती है कि मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्यों चाहिए, मुझे स्टोर्ड एनर्जी नहीं चाहिए। मुझे काइनेटिक में कन्वर्ट करवा दो, कुछ भी करवा दो, लेकिन मुझे स्टोर्ड एनर्जी क्यों चाहिए। तो लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोर इट इज पुल्ड, उतना ज़्यादा उसको मतलब खींचा जा रहा है। तो यहाँ पर जुपिटर जो है उसमें उस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा रहा होगा, तभी उसकी -60,000 पोटेंशियल एनर्जी है सरफेस पर। अच्छा अगर मान लेते हैं मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर -20,000 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से मुझे ऊपर लेके जाने के लिए ऑब्जेक्ट को 20,000 जॉल वर्क करना पड़ेगा। सो ये लोअर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे अर्थ, दोनों सेम है ना। इसका मतलब अगर यहाँ से स्पेस से अगर ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँचे, उसके अंदर उतनी ही एनर्जी आएगी जितनी एनर्जी स्पेस से अर्थ के सरफेस तक पहुँचने में। स्टेबल नहीं, अगर कंपैरिजन करना है तो इसका इसके साथ होगा ना, इसका इसके साथ अगर कंपैरिजन करना है तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर मान लेते हैं कि अगर अर्थ की तरफ अगर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होना चाहेगा या जुपिटर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर -60,000 जॉल एनर्जी है। जुपिटर के केस में -20,000 में और -60,000 में से ये ज़्यादा स्टेबल है ना। नहीं, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो दोनों में से कोई भी स्टेबल, मतलब दोनों बराबर की स्टेबिलिटी है। हाँ ऑब्जेक्ट ऐसे स्टेबल, हाँ, लेकिन वहाँ पर लोअर पोटेंशियल एनर्जी वाला है ना, तो इसलिए वो वहाँ पर जा रहा है। अगर ये ना होता तो फिर तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है। यहाँ पर लोअर पोटेंशियल एनर्जी थी एक स्टेट, वो कहता मैं तो वहाँ पर जाना चाहूँगा, यार मेरे पास तो सरफेस है, मैं तो उधर जाऊँगा। अच्छा आपको लग रहा है ना कि भैया अगर अर्थ में हम डिग आउट कर दें, अगर होल कर दें, तब फिर वो कहाँ पर रहना चाहेगा? और नीचे? गलत हो आप लोग, सरफेस पे ही रहना चाहेगा। दैट्स द पॉइंट ना। बस दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि जब फिजिक्स में जब आप चैप्टर 8 करोगे, मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर, जब आपको ये चीज़ें क्लियर की जाएगी। यहाँ पर सरफेस वाला जो पॉइंट है, ये सरफेस पे सबसे लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। मान लेते हैं आई डिग अ होल देयर, बहुत नीचे, और मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंक देता हूँ, ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे जाना चाहेगा बिल्कुल। देखो अगर ना काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अगर वो आ जाती है तो वो इनर्शिया के कारण नीचे चला जाएगा। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँ ऑब्जेक्ट को,
तो वो ज़मीन की तरफ जाना चाहेगा। अगर मैं ज़मीन पे प्लेस कर दूँ तो ऐसा नहीं है कि वो नीचे मतलब जाना चाहेगा। अगर बहुत डीप मतलब मैं करूँ, अच्छा कई बच्चे बोलेंगे कि भैया नहीं पर लेकिन चीज़ें मतलब गिरती तो है खड्डे, वो ना आप 30 किलोमीटर वाले क्रस्ट को कंसीडर कर रहे हो। एक्चुअली कुछ चीज़ें हमें थोड़ी सी इग्नोर करनी पड़ेंगी। अगर मान लेते बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर हम एक वो कर दें, क्या नाम है, डिग आउट कर दें, तो आप लोगों को एक चीज़ लगेगी कि यार लोअर पोटेंशियल एनर्जी ना जो है वो मतलब ये वाली नहीं है। लोअर पोटेंशियल एनर्जी जो है ना अभी सरफेस है। इस चीज़ के बारे में ना वैन थोड़ा सा ना जब वो कंसेप्ट आएगा इट विल बी बेटर कि हम वहाँ पर करें। अभी कोई जरूर करने की ज़रूरत नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ कि ग्रेविटेशन वाला चैप्टर ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ कौन सी चीज़ें क्या होती है, कैसे नहीं काम करती। अब मुझे ये चीज़ बता दो, जहाँ पर जितनी लोअर पोटेंशियल एनर्जी होगी वहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है, इसका मतलब उसको ज़्यादा पुल किया जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पर स्टेबल है, सो वहाँ पर जाना चाहेगा। ये चीज़ थी जो मेरी उस टाइम की कंक्लूजन थी। तभी मुझे ये बताओ कि जुपिटर के ज़्यादा मून है क्या अर्थ के? जुपिटर के ज़्यादा मून है, मून्स चांद मून। सो जुपिटर के ज़्यादा मून होते हैं क्योंकि वो जुपिटर के पास ज़्यादा पुल होना चाहते हैं, क्योंकि जुपिटर की जो लोअर मतलब पोटेंशियल एनर्जी है वो लोअर है, वो चाहते हैं कि हम वहाँ पर रहें। ठीक है, पुल बहुत मैटर करती हैं ये चीज़ें। ठीक है, सो अगर पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर है, ज़्यादा अच्छा तो क्लियर तभी होगा जब ये चैप्टर कर रहे होंगे। हमें तो ऊपर ऊपर कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। जिन्हें अर्थ आप कह रहे -20,000 ऊंचा हो रहा है, उसका मतलब कि नेगेटिव अर्थ कर रहे हैं, है ना? बट उससे वर्क ना हुई नहीं क्या मैं आप अगर ऑब्जेक्ट में जो नीचे अर्थ है, तो मतलब आप -20,000 कह रहे हैं, तब आप कह रहे हैं कि नेगेटिव वर्क हो रहे हैं। तो आप मान के रहे हैं उस -20,000 है की चीज उस पे बस ये प्रेशर होती है। आप वो एक नंबर देता। सही नंबर देखो मोस्टली बच्चों को ना ये चीज़ डिफिकल्ट लगती है कि यहाँ पर ना मैथमेटिक्स थोड़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। चल मैं तेरे को एक सिंपल सा आइडिया बताता हूँ। हमारे पास दो तरीके थे। यहाँ पर ज़मीन वाली जो भी पोटेंशियल एनर्जी, सभी ऑब्जेक्ट्स की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ले, और जितना वर्क हमें ऊपर करना पड़ रहा है स्पेस तक लेके जाने के लिए, फिर सबकी एक अलग अलग वर्क करना पड़ेगा, तो सबकी अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी स्पेस पे। दूसरा क्या कर सकते थे हम, स्पेस की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने मान लिया जीरो, और अर्थ पर सभी ऑब्जेक्ट्स की जो पोटेंशियल एनर्जी वो हमने डिफरेंट मान ली सरफेस पर। स्पेस पर जीरो मानना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहा, इससे कैलकुलेशन ज़्यादा बेटर हो जाती है जब हम सैटेलाइट्स की बात करनी हो हमने, या हमने कुछ और कंसेप्ट्स करने हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तेरा पोटेंशियल एनर्जी अभी ज़मीन पर कितना है, तेरे को अभी लिफ्ट नहीं किया गया, हाँ तो जितना स्पेस तक लेके जाने के लिए तेरे काम करना पड़ेगा, तेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो करने के लिए जितना काम करना पड़ेगा उतनी अभी तेरी पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव में। जब मैं वर्क कर दूंगा तो तेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो बन जाएगी। सो इट्स प्योरली मैथमेटिक्स, इट्स प्योरली मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट मैंने कुछ भी लाया, बस हमने क्या किया, या तो वहाँ पर वो वाली पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं, या तो मैं तेरी वहाँ पर +20,000 मान सकता था, और यहाँ वहाँ पर जीरो मान के मैंने यहाँ पर -20,000 मान लिया। दैट्स अपनी कैलकुलेशन स्टार्टिंग स्पेस तो हो गया, पर जीरो तो नीचे नेगेटिव वर्क की तरह काउंट कर रहा है। एग्जैक्टली, अर्थ तो नहीं काउंट आप अर्थ तो हाँ आप अर्थ तो काउंट नहीं कर रहे, आप स्पेस तो काउंट कर रहे हैं। यानी कि आप जब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, विल कैलकुलेट फ्रॉम द इन्फिनिटी, द वर्क डन टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। अच्छा तो हम पोटेंशियल किन्नू थोड़ा मोटा क्लियर हो गया, एक क्लास 10th ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कैन वी कंटिन्यू नो? बहुत इतना ओके। तो कहानी स्टार्ट करते हैं मैटर की। मुझे ये बताओ जो मैटर है ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੀ 20,000 ਜਾਊਲ ਹੈ ਤੇ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੋਊਗਾ और 20,000 होगा ना, तभी पोटेंशियल एनर्जी -20,000 आई है। 20,000 ਤੱਕ हम टॉप ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾ। व्हाट? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਟॉप ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, अर्थ दी जमा टॉप की होगा ਮਤਲਬ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ आ किंद ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ जिथे माउंट एवरेस्ट से टॉप थे 20,000 मतलब अर्थ तो टॉप की होगा, स्पेस ही होगा। तो चाहे करिए आए होगा कि अर्थ का टॉप है, स्पेस थोड़ा गैप पाके है। तो समझिए
कि नहीं समझ आया तू मैंने तेरा नहीं समझ आ रहा ओके हाउ आर यू इमेजिनिंग अर्थ ओके फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अच्छा खुल के दस दो एक गल होर मजाक मजूक चल सकता ना एना पता चले सुसाइड कर ले जाके भी हाय हाय भी ने मेरी बेइज्जती करती हाँ गल बोल जितनी पोटेंशियल एनर्जी 20,000 हो जाए उतनी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए किने किया तो टोटल एनर्जी मैं एक ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੋਰੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ एनर्जी जीरो है उड़ तो जो तक छड़ के वापस नहीं आता उदों तक काइनेटिक एनर्जी तो वैसे ही जीरो है उरे रखा हुआ है मैं तो जो छड़ के वापस लेके आऊँगा तो काइनेटिक एनर्जी हो अगर मैं उरों चक के मैं अर्थ की स्पेस ते लाया ना तो स्पेस ते आके मैं बोलता कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी है नहीं तो मैं बोल सकता सी प्लस 20,000 पोटेंशियल एनर्जी है ਇਹਦਾ मतलब कि प्लस 20,000 आ जाऊगी जो मैं छड्डूंगा ना when it come to the surface of the earth the object will receive the 20,000 potential energy तू कल है नहीं सी तू रहने दे तो प्लस 20,000 जॉल एनर्जी सरफेस से है और तो स्पेस से है या तो है बोल दे हुण उत्ते प्लस 20,000 पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक तो उधर जीरो ही होनी सी जो मैं छड्डदा एंड वो ऑब्जेक्ट नीचे आता सरफेस तक पहुंचते पहुंचते 20,000 पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी आती 20,000 जॉल काइनेटिक एनर्जी आती रास्ते में 1,000 2,000 3,000 ऐसे आती रहती वहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी वैसे ही जीरो थी चाहे 20,000 पोटेंशियल एनर्जी चाहे जीरो मान लो अगर वहाँ पर जीरो मान रहा हूँ मुझे यहाँ पर माइनस 20,000 मानना पड़ेगा अगर मैं यहाँ पर जीरो मानता हूँ वहाँ पर प्लस 20,000 लेकिन मुझे ये चीज़ ज़रूरी है कि वो हाई पोटेंशियल एनर्जी पर है और वो हमेशा 20,000 ज़्यादा रहेगा नीचे वाले सरफेस से ये चीज़ मुझे अच्छा यहाँ पर अगर मैं 100 मान लूँ मुझे वहाँ पर कितनी माननी पड़ेगी फिर 19,900 199 ऐड करके 20,000 का सॉरी 20,100 ताकि डिफरेंस जो है वो 20,000 का रहे नीचे अगर मैंने 500 जॉल मान ली मैंने सरफेस की एनर्जी मेरी मर्जी तो स्पेस की कितनी होनी चाहिए 20,500 डिफरेंस 20,000 करना चाहिए जब मुझे वर्क की 20,000 जॉल करना पड़ा सो मैंने नीचे मान लिया माइनस 20,000 ऊपर मान लिया मैंने जीरो ये ना बुक वाले बहुत बार टर्म यूज़ करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ना आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा चूज़ करना है सरफेस पर एंड दे डिसाइडेड कि हम चूज़ करेंगे सरफेस पर जो वर्क हमें वहाँ से करना पड़ रहा है यहाँ तक लेके आने के लिए यहाँ से वहाँ पर लेके जाने के लिए नेगेटिव में नहीं तो स्पेस वाली जो है वो जीरो मानेंगे ये नहीं मानेंगे जीरो हुन अगर ये चीज़ आपका दिमाग अभी एडजस्ट नहीं कर पा रहा बेफिक्र हो विद द टाइम हो जाएगा 1 साल तो चाहिए यार माइंड को एडजस्ट करने के लिए कुछ और मैटर की कहानी स्टार्ट होती है आज से जब से ह्यूमैनिटी चली है एग्जैक्टली जब से सिविलाइजेशन चली है तब से मैटर की कहानी चल रही थी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ पहले क्या था ना लोग जो पदार्थ होते हैं मैटर होता है चीज़ें होती हैं उनको सोचने की कोशिश करते थे कि ये ऐसे क्यों है जैसे लक्कड़ ऐसे क्यों है ये दीवार ऐसे क्यों है हवा ऐसे क्यों है पानी गीला ओके हाँ तो ये चीज़ें जो है ये मतलब चलती थी ठीक है सो मतलब वो कंसिडर करते थे आसमान की स्टडी करना इन चीज़ों की स्टडी करना तो महर्षि कर्नाद जैसे कुछ फिलोसफर्स आए वो बता रहे थे कि ये दुनिया की कोई भी चीज़ उठा लो वो ना छोटे छोटे एक कणों से बनी होगी जिनको हम बोलेंगे परमाणु एटम्स बाद में क्या हुआ जैसे यही चीज़ ग्रीक्स जो है वो भी बता रहे थे कि जो मैटर है वो एटम्स का बना होगा लेकिन सभी को डाउट था देयर वर मैनी who believed that actually matter is made up of atoms but there were a lot of people more than many who used to say कि नहीं यार how can these things be made up of some tiny spherical part मतलब some tiny particles छोटे स्फेयर होगा क्या होगा हमें नहीं पता लेकिन ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मुझे तो नहीं लगता जैसे पानी है जब मैं मतलब टैप को ऑन करता हूँ तो पानी जब आता है तो एक तो लोग कहते थे कि हाँ ये पानी जो है ना ये एटम्स का बना हुआ है परमाणु का बना हुआ है वो कहते तो हमें फील क्यों नहीं हो रहा कि एटम्स हमें तो ऐसा लग रहा है कि पानी कंटिन्यूसली आ रहा है तो दो तरह के लोग थे हमेशा और क्या हो रहा था कि ये जो कन्फ्यूजन है ये बहुत साल तक चलती रही कि हम क्या कंसीडर करें फिर लोग ना पदार्थ को स्टडी कर रहे थे इन मैटर को स्टडी कर रहे थे बहुत साल तक और अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल जब वो स्टडी कर रहे थे ये लक्कड़ है मिट्टी होती है ना ये चीज़ें तो हमें पता थी जैसे मान लेते हैं हमें कोई नया पदार्थ या कोई नया मैटर मिलता तो वहाँ पर उसको लोकल नेम दे दिया जाता आजकल हम उसको जैसे हाइड्रोजन बोलते हैं सोडियम बोलते हैं जब ये चीज़ें मिलती थी उस वक्त उसको बोल दिया जाता था जैसे केलियम या जो भी उस लोकल नेम होता था
ठीक है ना, ऑक्सीजन, हवा, है ना, जैसे ये चीज़ें। सो अब आजकल जो हम नाम यूज़ कर रहे हैं ना, ये सभी के सभी नाम ना एक स्टैंडर्डाइज नाम हो चुके हैं, लेकिन जब ये चीज़ें मिलती थी जहाँ पर भी, तो वो उनको लोकल नेम देते थे। फिर उनके बारे में स्टडी करते थे, उस मटेरियल के बारे में, उसको देखते थे कि उसको बनाया जा सकता है, हम खुद बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन मिली है तो क्या हाइड्रोजन को हम खुद बना सकते हैं? तो उनको पता चलता था जैसे कोई एक पदार्थ था जिसमें से फ्यूम्स निकलते थे जैसे एसिड, और हमने एक मेटल ले लिया जिसको हम मतलब बेंड कर सकते हैं, जब उसको रिएक्ट कराया तो देखा कि हाइड्रोजन बन सकता है। तो उन्होंने ये चीज़ें लिखनी स्टार्ट कर दी, फिर इन चीज़ों की स्टडी चल रही थी। अगेन जब ये चीज़ें चल भी रही थी फिर भी कन्फ्यूजन थी, क्या मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है या ये कंटिन्यूस होता है? कुछ जो एटम की थ्योरी से मतलब जिस एटम की थ्योरी को जो लोग सपोर्ट करते थे उनमें से कुछ लोग आते थे न्यूटन बहुत स्ट्रांगली करता था। मतलब न्यूटन इनफैक्ट ये चीज़ें भी बोलता था कि लाइट जो है वो जब हवा से ग्लास के अंदर जाती है तो ग्लास के अंदर जाके वो लाइट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। शायद वो जो एटम्स होते हैं उसके वो खींचना स्टार्ट कर देते हैं लाइट को, इसलिए हो जाता होगा। सो देर आर मैनी थ्योरीज जो मतलब इसका मतलब एटम की थ्योरी पर न्यूटन बिलीव करता था, लेकिन एग्जैक्टली अभी ना परफेक्टली कोई थ्योरी नहीं आई थी। फिर एक आदमी की एंट्री हुई जिसने आके एक बहुत परफेक्ट थ्योरी बताई एटम्स की, तभी उसका नाम यूज़ किया जाता है एटॉमिक थ्योरी की अगर बात करनी हो तो। कोई जानता है? डाल्टन इज एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन आया, डाल्टन ने आके उसने 6 पॉइंट बोले, उनमें से 4 तो गलत हो चुके हैं, ठीक है। सो सबसे पहले पॉइंट था मैटर जो वो एटम्स का बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल, और जो एटम्स होते हैं वो डिविजिबल नहीं होते। फिर उसने बोला कि अगर हम मान लेते हैं एटम्स है उसको हम क्रिएट करना चाहिए, डिस्ट्रॉय करना चाहिए, तो ये नहीं हो नहीं सकते, ठीक है, ये इंडिविजिबल है। अच्छा, ये चीज़ इसने कैसे बताई थी? जो पिछले कुछ जो इतनी मैटर्स की स्टडी हो रही थी उसी स्टडी का कंक्लूजन था, ओके। उसके बाद उसने एक पॉइंट बताया, कहते ना देखो मैटर जो है वो डिफरेंट तरह का होता है। एक मैटर होता है जिसको अगर हम आके तोड़ना चाहे तो वो टूट नहीं सकता, वो ऐसे ही बना हुआ है। एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हाइड्रोजन को मैं आगे नहीं तोड़ सकता, ऑक्सीजन को मैं आगे नहीं तोड़ सकता, आयरन को मैं आगे नहीं तोड़ सकता, कॉपर को मैं आगे नहीं तोड़ सकता, पानी को मैं तोड़ सकता हूँ, उसको मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को मैं कार्बन और ऑक्सीजन में तोड़ सकता हूँ, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैं तोड़ सकता हूँ। अच्छा, मैं कोबाल्ट को किस में तोड़ सकता हूँ? किसी चीज़ में नहीं। गोल्ड को किस में तोड़ सकता हूँ? किसी चीज़ में नहीं। सो जो ये चीज़ें किसी भी चीज़ की नहीं बनी हुई, ऐसी चीज़ों के लिए हम टर्म यूज़ करते थे एलिमेंट। और डाल्टन ने बताया कि जो एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स के बने होते हैं, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एंड जो कंपाउंड होते हैं जिन चीज़ों को हम आगे तोड़ सकते हैं, कहते हैं वो बने होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब आगे एक चीज़ और, उसने एक चीज़ और बता दी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, हमें जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं, आप ऐसे समझ लो जो भी कंपाउंड्स हैं ना वो उन्हीं एलिमेंट्स को जोड़ के बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कंपाउंड जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। आप एलिमेंट ढूंढ लो कितने हैं हमारे, हमें पता चल जाएगा कि उन एलिमेंट्स को जोड़ के कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो एलिमेंट जो है जैसे अभी डिस्कवर हो चुके 118, तो आप ऐसे समझो कि हमारे पास सिर्फ 118 टाइप के पार्टिकल्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। कंपाउंड कितने एलिमेंट से बनते हैं? इन 118 एलिमेंट्स में। और ऐसे समझ लो कि जो ये कंपाउंड है, पूरी दुनिया इन कंपाउंड्स की बनी हुई है, कंपाउंड्स की, एलिमेंट्स की। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ 118 एटम से बन रहे हैं, टाइप ऑफ एटम से बन रहे हैं। इन समझ गए? गुड। अब मान लेते हैं मैं एक कंपाउंड उठाता हूँ, जैसे वाटर। मैंने एक कंपाउंड और उठा लिया, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट कौन से एटम से बना होता है? सोडियम और क्लोरीन से। वाटर कौन से बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब क्या था कि एटम्स जो है वो ऐसे रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। जैसे मैंने पानी उठा लिया, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे रैंडमली अरेंज्ड होते हैं? उठाया, जोड़ दिया, पानी बन गया? तो नहीं। कहते कुछ साइंटिस्ट आए, वो कह रहे थे, कहते कि नहीं, जो एटम्स होते हैं ना वो पहले आपस में एक फिक्स रेशो में मतलब स्टिक करते हैं, फिर वो जो यूनिट होता है वो बार बार रिपीट करता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ स्टिक करेगा, फिर वो 3 जो एटम्स है, जो ग्रुप बन गया, वो ग्रुप जो है बार बार रिपीट करेगा। तो ये एटम्स की रैंडम अरेंजमेंट नहीं होती कंपाउंड कभी भी, ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। इनका एक पैटर्न होता है जो पैटर्न बार बार रिपीट करते रहेगा। वाटर का क्या पैटर्न है? 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चिपके हुए, और वो ये पैटर्न जो है 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला, ये बार बार रिपीट कर रहा है। इस ग्रुप ऑफ एटम्स को
जो एक पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। एक चीज़ मैं आपको एक बहुत बताता हूँ, मॉलिक्यूलर थ्योरी पे 1850s तक ना यकीन भी नहीं कर रहे थे कोई। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो एक्चुअली 150 साल पुरानी है, सिर्फ 170 साल पुरानी, पहली चीज़। एंड सेकेंडली मॉलिक्यूल की जो वेरिफिकेशन है वो तो उससे भी लेट हुई है, वो सिर्फ 110 साल पुरानी है। इसका मतलब आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो मॉलिक्यूल्स के बारे में, केमिस्ट्री के अंदर या जो भी है, ये सिर्फ 110 साल पुरानी है। एंड एटम्स की बात चल रही है ऐसे 2500 साल पुरानी। सो मॉलिक्यूल एक नई थ्योरी थी, लेकिन बिल्कुल कंफर्म थ्योरी है। और किसने कंफर्म की थी पता है? कौन सा दादा? कोई भी नाम ले लो एक साइंटिस्ट का जो आपको अच्छा लगता है। न्यूटन। न्यूटन 400 साल पहले मर गया सी। अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये बहुत स्टोरी ना जो है इन साइंटिस्ट के अराउंड रिवॉल्व करेगी, लेकिन वैसे और साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन भी है, लेकिन ये जो ये साइंटिस्ट है पॉपुलर इसलिए हुए क्योंकि कंक्लूजन दे देते थे चीज़ों का। सो मॉलिक्यूलर थ्योरी पर जो है वो विश्वास तभी हो गया था। मॉलिक्यूल क्या होगा? जो पैटर्न होगा जो रिपीट करेगा। सो हाइड्रोजन के जैसे 2 एटम, 1 ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ऐसे होगा, ये रिपीट करता रहेगा। नमक कैसे काम करेगा? एक सोडियम एक क्लोरीन, है ना, ये चीज़ चलती रहेगी। सो फॉर एग्जांपल सोडियम 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 सोडियम, और उसके साथ क्लोरीन 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 के एटम्स जो हैं वो स्टिक हुए थे, तभी इसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। ओके, अब आते हैं तीसरे टाइप के कंपाउंड, मतलब तीसरे टाइप पे मैटर। एलिमेंट जो एक तरह के एटम्स का बना, कंपाउंड जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के बना है, और थर्ड आते थे जब इन कंपाउंड्स और एलिमेंट्स को मिक्स कर दो। सो अगर मैं पानी को उठाऊं और पानी के अंदर मैं नमक डाल दूं तो क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये तो था ही, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस थी, इसको कौन कवर कर रहे थे? नमक। क्या वो एग्जैक्टली ऐसे डिसॉल्व होते होंगे? नहीं, थोड़ा सा प्रोसेसर लग होता है, लेकिन हम कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि नमक ऐसे जो है पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। जो स्पेसीज होती थी मॉलिक्यूल्स के बीच में, तब जो नमक है वहाँ पर डिसॉल्व हो जाता था। इसको हम बोलते हैं मिक्सचर। और ये रैंडम अरेंजमेंट होती है, इसका कोई पैटर्न नहीं होता। हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये पैटर्न रिपीट कर रहा था, नहीं, ये बिल्कुल रैंडम होता है, ये ऐसे मिक्सचर क्रिएट हो जाता है। तब इसको हमने थर्ड कैटेगरी में डाला, दैट इज मिक्सचर। अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है? हाँ जी। अब एक लास्ट चीज़, अगर मैं नमक को ना अल्कोहल में डिसॉल्व करना चाहूँ ना, वो होगा नहीं। नमक को अगर मैं अल्कोहल में डिसॉल्व करना चाहूँ तो वहाँ पर होगा नहीं। नमक को अगर मैंने पानी में डिसॉल्व किया वहाँ पर हो गया। अगर मान लेते हैं कि शुगर की बात करें, वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया, वो अल्कोहल के अंदर भी हो जाएगा। जो वैक्स होती है वो पानी के अंदर नहीं होगी, वो अल्कोहल के अंदर हो जाएगी। अब ऐसा क्यों है कि वैक्स जो है वो अल्कोहल के अंदर या पेट्रोल के अंदर तो डिसॉल्व हो जाती है? अच्छा, वैक्स नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे वो नहीं होती, गम नहीं होती, टेप, कभी कहीं किसी जगह पे टेप लगाई हो, टेप रिमूव की हो, वहाँ पर गम सी आ जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए पेट्रोल का यूज़ करेंगे, पानी का नहीं। क्यों? क्योंकि जब पेट्रोल लगाएंगे तो वो चीज़ जो गम है वो पेट्रोल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी और पेट्रोल के साथ वो रिमूव हो जाएगी। पानी डालेंगे, पानी के साथ रिमूव करेंगे, वो कुछ नहीं होगा क्योंकि पानी के अंदर वो डिसॉल्व नहीं होगी। लेकिन मान लेते हैं नमक है, नमक को अगर डिसॉल्व कराना हो तो वो पानी के अंदर हो जाएगा। ऐसा क्यों था? उस टाइम के साइंटिस्ट ये चीज़ को भी बार बार सोच रहे थे कि ऐसा क्यों था कि जो एटम्स है, जो कंपाउंड्स है, फॉर एग्जांपल नमक है, वो पानी के अंदर तो डिसॉल्व हो जाता है, नमक अल्कोहल के अंदर नहीं हो रहा। किसी को रीज़न कुछ पता है अंदाज़ा? ऐसा ना बोला कोवलेंट में डिसॉल्व होता है और पोलर में होता है, नहीं, कुछ और। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, नहीं, नमक जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, नमक अल्कोहल के अंदर नहीं हो रहा। अलग अलग तरह के बॉन्ड्स है उसमें। बॉन्ड कह सकते हो, थोड़ा सा जगह नहीं मिली। ना। अगर सोच के देखें, अल्कोहल है वो भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, इसका मतलब दोनों के अंदर स्पेस तो होगी। पता नहीं स्टेट्स 3 तरह की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होती है? गैसेस में। उससे कम स्पेस होती है और उससे कम स्पेस होती है। सो मान लेते हैं कि मैंने एक अल्कोहल, फ्रोजन अल्कोहल ले ली, ठीक है ना, दारू, ठीक है ना, फ्रोजन ले, और उसके अंदर अगर मैंने कुछ डिसॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मैं मतलब श्योर हूँ तो वैक्स भी नहीं डिसॉल्व होगा क्योंकि वो तो सॉलिड है, स्पेस ही नहीं है। मान लेते हैं कि अल्कोहल जो है लिक्विड स्टेट में है,
वैक्स तो डिजोल्व हो रही है, इसका मतलब वैक्स के लिए तो स्पेस है, नमक के लिए नहीं है। पानी के अंदर नमक के लिए तो स्पेस है, इसका मतलब वैक्स के लिए नहीं है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, इसका मतलब स्पेस तो दोनों में थी। लेकिन अल्कोहल के अंदर वैक्स डिजोल्व हो रहा था और पानी के अंदर जो है नमक डिजोल्व हो रहा था। ऐसा क्यों था? एंड यहाँ पर थोड़ा सा कारण हम सोच के देखें तो हितेश वाला ठीक है पॉइंट। एक मिनट, क्या होता है ना, नमक के जो मॉलिक्यूल्स है ना और पानी के जो मॉलिक्यूल्स है, इनमें पक्की बात है कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पक्का होंगे। जब मैंने इसको नमक को इसमें डाला तो हर नमक का जो मॉलिक्यूल है वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ स्टिक करने को तो तैयार था, लेकिन वो अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ स्टिक करने को तैयार नहीं था। समझ रहे हो क्यों था? अभी हमने यहाँ पर नहीं जाना। अभी हमने क्या कंसेप्ट क्या क्लियर करना है कि था यार कुछ तो था कि नमक जो है वो नमक के मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल के साथ तो स्टिक करने के लिए तैयार थे, लेकिन वैक्स के जो मॉलिक्यूल है वो अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ स्टिक करने को तैयार नहीं थे। एंड सभी यही चीज़ उस टाइम पे ना जो साइंटिस्ट है वो मतलब कंफ्यूज होते थे कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। वो लिख लेते थे प्रॉपर्टी कि बस ये हो रहा है, इसके मगर रीज़न जो था वो किसी को नहीं पता था। तो केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी यहाँ पर। हम चीज़ों को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे एंड लिख रहे थे, रीजंस नहीं पता लग रहे थे। सो एक चीज़ क्या नहीं पता लग रही थी कि जो नमक है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो रहा है, अल्कोहल के अंदर डिजोल्व नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये चीज़ उनको नहीं क्लियर हो रही थी। एक चीज़ और बताता हूँ, पानी के अंदर क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी के अंदर तो स्टिक हुए हुए हैं एक दूसरे के साथ। हवा के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो स्टिक नहीं हो रहे। तो ऐसे क्या था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में? पहले तो वो स्टिक नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसी क्या कंडीशन मिली कि जिसके कारण वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए? कई बच्चे बोलेंगे भाई हीट, हाइड्रोजन को अगर आप हीट कर दो तो वो ऑक्सीजन के साथ स्टिक करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन क्यों? मतलब क्या था ऐसा जो हाइड्रोजन को जब हमने हीट किया वो ऑक्सीजन के साथ अब तो स्टिक होने को तैयार हो गया, लेकिन हवा के अंदर भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो अभी यहाँ पर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तभी गैस है। एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तभी तो वो गैस है। स्पेसिस उनके बीच वो इनफैक्ट अगर मैं एक ऐसे करता हूँ, जैसे एक बैलून लिया मैंने, उसके अंदर जो है मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैंने फूंक मारी, हाइड्रोजन भी डाली, ऑक्सीजन भी डाली, नाइट्रोजन भी डाली, तीनों चीज़ें गई। वो इतने एक दूसरे से इतनी दूर जाने की कोशिश करी थी उन्होंने, बल्कि गुब्बारे को फुला दिया कि मैं तो दूर जाना चाहता हूँ यार, वो गुब्बारे के साथ टकराए, गुब्बारे को फुला दिया, लेकिन आपस में नहीं आना चाहते। और पानी के अंदर वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और अमोनिया के अंदर बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बैठे हैं। तो बदतमीजी चल क्या रही है? कौन सी कंडीशंस है जिससे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ लेके आ सकते हैं? लेकिन समझ रहे हो कुछ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर तो नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन हवा में नहीं आ रहे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो उस टाइम पे ओरिजिनेट हो रहे थे। किसको क्लियर हो रहा है? और इन क्वेश्चंस का भी आंसर हमें नहीं पता। अभी हमें फिर से थोड़ी सी जर्नी हटानी पड़ेगी। अब एक चीज़ पे और चलते हैं, दैट इज चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन चीज़ों की स्टडी भी हो चुकी थी तब तक, सो हमें पहुंचना पड़ेगा ना क्या क्या चीज़ें पता चल चुकी थी। हमारी कहानी स्टार्ट होगी जनरली 1890s के बाद। जो 1890s तक जो चीज़ें साइंटिस्ट को पता लग गई थी वो मैंने आपको बता दी। जिन चीज़ों में अभी कन्फ्यूजन थी वो भी मैंने आपको बता दिया मैटर के बारे में। अब बताते 1890s तक चार्जेस के बारे में भी कुछ पता लग गया था। आ जाए चार्जेस वाले कंसेप्ट पर।